हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सब तो पहला स्वागत है थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨਮ ਦੇ डिजिटल प्लेटफॉर्म ਉੱਤੇ। सो गाइज ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕੁਆਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਹੇ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟਿਵ ਸੈਕਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਆਪਣਾ। So guys, first question है, a man spent 2/5 of his salary on house, 3/10 of the salary on food, 1/8 of the salary on conveyance if he has rupees 1400। मतलब कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1400 रुपए बचे ने, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1400 रुपए बचे ਦਾ मतलब ਉਹਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਉਹ, ਰਾਈਟ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1400 रुपए बचे ਨੇ ਮੀਨ ਸੇਵਿੰਗ ਵਿਦ ਹਿਮ, find his expenditure on food and conveyance, right everybody। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੇਵਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ कि लेट कर लेने कि जी आप ਉਹਦੀ सैलरी 1 रुपए है, ठीक है जी। ਉਹਦੀ सैलरी कितनी है जी 1 रुपीज़। जो ਉਹਦੀ सैलरी 1 है तो आप जिन्ने भी खर्चे ने वो माइनस कर देने जी, राइट। जिन्ने भी खर्चे ने माइनस कर देने 1 चो आप जिन्ना जिन्ना उन्हें खर्च करे वो सारा माइनस कर देने 2/5 प्लस 3/10 प्लस 1/8, ये सारा आप की कर देने जी माइनस कर देने, राइट एवरीबॉडी। जो मैं इन्हें माइनस करूँगा जी 1 चो माइनस कर देने तो माइनस कर लेने उरे एलसीएम कितना आ जाऊगा जी 40 आ गया जी अपने कोल, ठीक है जी। 8 अपने कोल 20 अपना 16 आ गया जी उरे, प्लस 4 12 आ गया जी, 5 आ गया जी, राइट एवरीबॉडी। तो इनू टोटल करांगे जी आप सारे नू, लो जी 40 कितना हो गया जी ये अपना 33, अपना 28 ते 33 यानी 17/40 आ गया। यही की आ गया रिमेनिंग आ गया, ये आ गया जी लेफ्ट आ गया। आप फ्रैक्शन च लेफ्ट कट लिया, कितना आ गया जी 17/40 आ गया, ठीक है जी। हुण उन्हें लेफ्ट कितना किया जी 1400, तो मैं बोल सकदा कि 17/40 किहदे बराबर है जी 17/40 जिहड़ा हैगा वो अपना किहदे बराबर है जी, किहदे बराबर है अपना 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 1400 दे बराबर है जी, सॉरी 7 होगा जी 7/14 7/40, क्योंकि 33 है ना 7/40 होगा। 7/40 किहदे बराबर है जी 1400 दे। जे 7/40 1400 के बराबर है तो गाइज मैं बोल सकता जी एक हिस्सा मेरे को कितना आ जाऊगा जी 8000 आ जाऊगा। एक हिस्सा मीनस जी मेरी सैलरी है वो पता लग गई जी 8000 रुपए है। इत्थे 33 आप खर्च कर चुके, 40 चो जे 33 खर्च कर चुके तो कितना आ गया जी 7/40 आ गया, जो किहदे बराबर है जी 1400 दे। तो मेरी पूरी सैलरी कितनी आ गई जी 8000 आ गई। हुण उन्हें की कहा, कहता जिहड़े उन्हें लास्ट लाइन पढ़ो की कहना, फाइंड हिज एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड कन्वेंस। आप फूड ते कन्वेंस वाले ऐड कर लेने जी, कितना हो गया 3/10 प्लस 1/8। सो गाइज इन्हां दा एलसीएम कितना आ जाऊगा अगेन 40 आ गया जी, ठीक है जी। उरे कितना आ जाऊगा 4 12 आ जाऊगा जी 5, यानी 17/40 आ गया जी। 17/40 किहदे किहदे खर्चे आ गए जी अपने कोल ऐड करन तो बाद फूड ते कन्वेंस दे आ गए। तो आप 8000 दा की करांगे जी 17/40 करांगे। तो 17/40 आपने किहदा करिया जी 8000 दा करिया, क्योंकि उन्हें खर्चा पूछा सी जी। तो गाइज 1 0 नाल 1 0 कट गई, उरे 200 आ गया। तो 3400 खर्चा किहदा है जी फूड ते कन्वेंस का। क्लीयर है जी ये चीज़, राइट एवरीबॉडी। टोटल सैलरी 8000 सी ते 3400 खर्चा किहदा है जी 3400 इज नॉट इन द ऑप्शन। सो गाइज आंसर कितना होगा जी 3400 होगा, राइट। 3400 इज द राइट आंसर। So guys 3400 is the right answer. Clear everybody, 3400 is the right answer. So next question करते हैं जी आप। Okay, we have a bar graph provided below, gives the sales of book in 1000 numbers from 6 branches of publishing company together. Okay, ठीक है जी। ये आपको दिता है कि जिहड़ा ये लाइनिंग वाला पार्ट है जी ये 2010 है, बाकी के 2011 है जी। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं जी आप, कहता व्हाट इज द एवरेज सेल ऑफ ऑल द ब्रांचेस, व्हाट इज द एवरेज सेल ऑफ ऑल द ब्रांचेस इन 1000 फॉर द ईयर 2010। सो गाइज उन्हें की पूछे एवरेज, तो आप सारिਆਂ ਦਾ जोड़ करांगे जी, सारिਆਂ ਦਾ जोड़ करांगे। आप पिछली स्लाइड ते चलते हैं तो सारिਆਂ ਦਾ जोड़ करांगे 80 75 95 85 75 70। तो जो तुसी सारिਆਂ ਦਾ जोड़ करोगे तो कितना आ जाऊगा जी 480 आ जाऊगा, डिवाइड बाय 6 करांगे। सम ऑफ ऑब्जरवेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन, तो आंसर कितना आ जाऊगा जी 80 आ जाऊगा। क्लीयर है जी, आंसर कितना आ जाऊगा जी 80। चलो यही चीज़ मैं इत्थे लिख के दिखा देना कि 460 ऐड कर ला 480 सॉरी 480 ऐड करांगे जी, डिवाइड बाय 6 करांगे तो 80 आ जाऊगा। तो आप किहड़ा ऑप्शन टिक ला देंगे जी बी ऑप्शन टिक ला देंगे, राइट। नेक्स्ट वही डी आई है, देखो उन्हें की कहा द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B1 B3 एंड B5, B1 B3 एंड B5। चलो जी आप वापस जाने
ओके आ सीगी जी अपना पार्ट ये की नाम है जी चलो जी हाँ जी B1 ठीक है जी उन्हें की कहा B1 तो इत्थे मैं पहला B1 का टोटल कर लें B1 B3 एंड B5 है ना जी इन्हों का टोटल करते हैं जी B1 का टोटल कितना आ गया जी 185 आ गया ठीक है जी B1 का ते B3 का 205 आ गया जी ओके B5 का कितना आ गया जी 170 आ गया जी चेक करो जी 170 आ गया तो सारे का टोटल पूछा है जी उन्हें तो आप इन्हों का टोटल कर लें जी 560 आ गया तो आप आंसर ते टिक ला देंगे जी 560 क्लीयर जी आप आंसर ते टिक ला देंगे 560 क्यों क्योंकि 185 B1 का आ गया सी जी 205 ਇਹਦਾ आ गया सी ते 170 ਇਹਦਾ आ गया सी तो टोटल कर देंगे तो आंसर कितना आ जाऊगा जी 560 आ जाऊगा नेक्स्ट क्वेश्चन जी what is the ratio of the total sale of branch B2 for the both year to the sale of branch for B4 ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ B2 ਦਾ ਡਾਟਾ ਲਿਖਦੇ ਆਂ ਜੀ ਉਰੇ ਤੇ B4 ਦਾ ਲਿਖਦੇ ਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢੀ ਜਾਊਗੀ ਜੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆਂ ਜੀ B2 ਲਓ ਜੀ B2 ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆਂ ਜੀ B2 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 140 ਆ ਗਿਆ ਤੇ B4 ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਰਾਈਟ ਉਹਨੇ B4 ਕਿੰਨਾ ਜੋ 85 ਤੇ 95 ਕਿੰਨਾ ਜੋ 180 ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆਂ ਸੋ ਗਾਇਸ B2 ਦਾ ਟੋਟਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 140 140 आ गया ਇਹਦਾ 180 आ गया जी सो गाइस 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ 2 7s ਆ 2 9s ਆ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਜੀ डी ऑप्शन आ गया जी 7:9 बहुत ही ईजी क्वेश्चन है नेक्स्ट करते हैं जी आप व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड की हुंदा जी एक 3D फिगर है जी क्यूबॉइड ठीक है जी घनाव कहंदे ने जी इहनू पंजाबी च राइट लाइक दिस ठीक है दिस इज क्यूबॉइड ठीक है जी आ इहदा डायगोनल हुंदा जिहनू बॉडी डायगोनल कहंदे ने जी ठीक है जी एक क्यूबॉइड है जी अपना ठीक है जी दिस इज क्यूबॉइड लो जी ठीक है सो गाइस क्यूबॉइड का वॉल्यूम की होंगे L इंटू बी इंटू एच L इंटू बी इंटू एच आपको सिर्फ वॉल्यूम पता होना चाहिए है ठीक है बिकॉज L भी पता है आपको B भी पता है H भी पता है ठीक है जी सो L भी पता है B भी पता है H भी पता है 16 14 ते 7 16 14 ਤੇ 7 ठीक है जी सो गाइस मल्टीप्लाई करांगे तिन्ना नू तो 1568 मीटर की आ जाऊगा जी क्यूब आ जाऊगा क्लियर है जी एवरीबॉडी सो फर्स्ट ऑप्शन आ गया जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपने कोल ए स्कूल हैज 180 स्टूडेंट एक स्कूल कोल 180 स्टूडेंट ने अमंग दैम 150 स्पीक इंग्लिश एंड 100 स्पीक हिंदी सो गाइस एक गल दा जवाब दो जो मैं 150 ते 100 नू ऐड कीता तां इह तां 250 स्टूडेंट हो गए जी ठीक है जी देखो दोबारा देखो मैं इत्थे एक चीज़ लिख रहा इत्थे देखो ध्यान नाल उन्हें कहा इंग्लिश किन्ने बोलते हैं असी कहा बई 150 बोलते हैं जी क्लीयर है जी उन्हें कहा हिंदी किन्ने बोलते हैं जी असी कहा हिंदी बोलते हैं 100 बच्चे तो मेरी गल का जवाब दो 250 स्टूडेंट हो गए जी तो पर कुल स्टूडेंट तो अपने को 180 ने ये तो 250 स्टूडेंट हो गए जी तुसीं कह रहे हो 250 स्टूडेंट हो गए पर जिहड़ी एक्चुअल स्ट्रेंथ है वो तो अपने को कितनी है जी 180 है तो आप 250 चों 180 कढ़ लैंदे आ किन्ने हो गए जी तो तुसीं मैनूं दसो 70 स्टूडेंट इहो जे हो गए जिहड़े बोथ लैंगुएजिस बोलते हैं बोथ लैंगुएज मीनस इंग्लिश एज वैल एज हिंदी क्योंकि ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦ ਟੋਟਲ ਸਟਰੈਂਥ ਹੀ 180 ਹੈ ਤਾਂ 250 ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਟ ਮੀਨ 70 ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੋਥ ਲੈਂਗੁਏजेस ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਰੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆ ਬੋਥ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਥ ਕਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਥ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ ਬੋਥ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 70 ठीक है बोथ पता लग गया ना 70 ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 150 ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੇ 150 ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਰਕਲ ਅਗਰ ਇਹ 150 ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ 70 ਬੋਥ ਨੇ ਤਾਂ 80 ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਓਨਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 80 ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਓਨਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 80 ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਓਨਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਲੀਅਰ एवरीबॉडी
ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 80। ਉਹਨੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਓਨਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਪੱਕਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਲਈ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਆ 100 ਸੀ, 100 ਚੋਂ 70 ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੇ ਓਨਲੀ ਹਿੰਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ 30 ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਓਨਲੀ ਹਿੰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਆਏ, 30 ਆਏ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਆਨਸਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 80। ਨੈਕਸਟ, Sakshi can do a piece of work in 20 days. Tanya is 25% more efficient than Sakshi. How many days will Tanya take to do the same piece of work? Okay, so guys ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਤੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਨੀਆ। ਤਾਂ ਜੀ साक्षी जो है कैन डू ए पीस ऑफ 20, तानिया इज 25% मोर देन दिस। अगर ये 100% है साक्षी तो तानिया 125% होगी। सो गाइज जी कटिंग आ गई 2 5 अपना 5 2 20 कम करते हैं आप 25 के टेबल से कट लें, 4:5 आ गया जी। एफिशिएंसी आ गई, पहला तो मैंने ये दसो एक आधी रेशो आ गई जी एफिशिएंसी की, कादी रेशो आ गई एफिशिएंसी की। हुण जे एफिशिएंसी की रेशो आ गई तो डेज के इनवर्स होंगी है, तो ये डेज के इनवर्स होंगी है। एफिशिएंसी इज ऑलवेज इनवर्स ऑफ डेज। क्लीयर है जी। आपां साक्षी के दिन गिवन ने 20 दिन ने, साक्षी के जो 20 दिन ने, साक्षी रेशो च किन्ने दिन ला रही है जी 5। जे 5 हिस्से 20 के बराबर ने तो एक हिस्सा 4 के बराबर आ गया। साक्षी रेशो च 5 दिन लाउंदी है, वैसे 20 दिन ने, एक हिस्सा 4 के बराबर है। तो आवले 4 दिन 4 इंटू 4 कितना आ गया जी 16 दिन आ गए। ये 16 दिन किनू लगे जी, ये 16 दिन किनू लगे जी अपने अपना क्यों ने जी आपां तानिया नूं कितने दिन लगे जी, तानिया नूं 16 दिन लगे जी। क्लीयर है जी। दूसरी लड़की का नाम की सी तानिया, क्योंकि 5 दिन साक्षी नूं लगदे ने ते साक्षी नूं दिन किन्ने लगदे ने 20। 5 हिस्से रेशो दे ने 20 दिन दे रखे ने, एक हिस्सा 4, 4 नूं 4 नाल करया, 4 नूं 4 नाल करया तां 16 दिन लग गए। आंसर क्या आ जाऊगा जी 16 आ जाऊगा। राइट एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज दिस। किसी स्क्वायर दा एरिया एन है जी अपने कोल, स्क्वायर है जी ये अपने कोल। किसी स्क्वायर का एरिया 625 दे रखा, तो पहला एरिया की होंगी है साइड स्क्वायर होंगे जो कि कितना दे रखा जी 625 दे रखा जी। मीटर स्क्वायर आ गया जी, तो साइड कितनी हो जाएगी जी 25 आ जाएगी जी। साइड कितनी आ जाएगी जी 25 मीटर आ जाएगी। फेंसिंग का मतलब होंगे पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड, जिन्होंने पंजाबी च घेरा भी कहा जाता है। फेंसिंग का मतलब होंगे जी पेरीमीटर, सारिया साइडों का जोड़। जैसे मान लो ए बी सी डी ऑल साइड्स के सम नूं पेरीमीटर कहा जाता है। तो सारिया पेरीमीटर होंदा की है जी 4x होंदा। पेरीमीटर की होंदा जी 4x होंदा है। लो जी 4x होंदा है, ठीक है जी। तो मैं एस की गल करा तो कितना आ जाऊगा 4 × 25 100 आ गया जी। पहला तो ये दसो 100 मीटर आ गया जी। पहला तो ये दसो 100 मीटर आ गया। पहला तो ये चीज़ चेक करो जी। हुण मैनूं ये दसो, कहंदा 100 मीटर आ गया क्योंकि इस साइड अपने कोल 25 आ गई। जे साइड 25 सारिया साइडां बराबर होंदियां, पेरीमीटर 100 आ गया। हुण कहंदा 25 रुपए के हिसाब नाल कितनी कॉस्ट लगूगी। सो देयरफॉर अपनी कॉस्ट कितनी आ जाऊगी जी, देयरफॉर अपनी टोटल कॉस्ट कितनी आ जाऊगी 100 मीटर है। 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है जी 25 रुपए है। तो आंसर कितना आ जाऊगा जी 2500 रुपए आ जाऊगा। तो आंसर कितना आ जाऊगा जी 2500 रुपए। क्लीयर है जी ये चीज़। आंसर कितना आ जाऊगा 2500 रुपए। सो किहड़ा ऑप्शन आ गया जी सी आ गया जी। क्लीयर है जी ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड। 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विदाउट रैपिटीशन। ओके, विदाउट रैपिटीशन अपने कोल 3 डिजिट नंबर बनाने ने तो नैचुरली गल है पहले डब्बे 4 पॉसिबिलिटियां ने, दूसरे डब्बे 3 पॉसिबिलिटियां होणगियां, दैन की होणगियां 2, क्योंकि आपने सिर्फ बनाना ही 3 डिजिट नंबर है जी। तो कितना आ जाऊगा जी आंसर, हमें इत्थे लिख देना इनसाइड द बॉक्स लिख देना कि पहले डब्बे इन्हां चारों चों कुछ भी आ सकता है जी। पहले डब्बे इन्हां चारों चों कुछ भी आ सकता है। जिहड़ा दूसरा डब्बा है कोई ना कोई डिजिट फिक्स हो गया। हुण किन्ने अपने कोल डिजिट्स बाकी पेंडिंग रह गए, 3 पेंडिंग रह गए। फिर कोई 2 चीज़ां बैठ चुकियां, 2 डिजिट्स बैठ चुके। हुण किसी भी 2 जिहड़े पेंडिंग ने उन्हां चों कोई भी एक आ जाऊगा। सो गाइस किन्ने अपने कोल बन जाणगे, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, किन्ने 3 डिजिट नंबर बन जाणगे 24 3 डिजिट्स नंबर अपने कोल बन जाणगे। 24 3 डिजिट्स नंबर अपने कोल की है जी बन जाणगे। तो आंसर क्या आ गया जी बी ऑप्शन। आंसर क्या आ गया जी बी ऑप्शन। राइट। नेक्स्ट है जी सिंपलीफाई अलजेब्रिकली। ठीक है जी, ये इंडेक्स लो है। पहली गल तो जे इदां दी पावर्स तुहानूं मिलन वो हमेशा मल्टीप्लाई हो जांदियां ने 6 × 2। ठीक है जी। तो मैं इनू की लिखूंगा 6 × 2।
ठीक है जी 6 इंटू 2, ठीक है जी इत्थे की है a दी पावर 8 है, ठीक है जी उरे कितना आ जाऊगा जी 12, उरे हैगा जी a दी पावर 8 है। नाउ बेस अपने सेम है पर डिवाइड हो रहा है, बेस अपने सेम है पर डिवाइड हो रहा है। सो गाइज मैं इनू की लिखूंगा, जो बेस सेम होन पावर्स डिवाइड होन तो माइनस हो जांदियां ने, तो a दी पावर कितनी हो जाती है जी 4 होंदी है। क्लीयर है, तो a दी पावर कितनी आ जाऊगी जी 4 आऊगी, आंसर क्या आ जाऊगा सी। प्लीज ध्यान नाल देखो, पहला स्टेप है कि ये पावर्स मल्टीप्लाई होणगियां, दूसरा पार्ट है कि जे बेस सेम है पर डिवाइड है, तब बेस सेम है पर डिवाइड है, ए उरे बेस है पर डिवाइड है तो पावर माइनस हो जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाऊगा ए दी पावर 4 आ जाऊगी जी। क्लियर है जी। नेक्स्ट, अब ए पाइप कैन फिल अ टैंक इन 5 आवर्स, बी 10 आवर्स, सी 30 आवर्स। ठीक है जी, ए किन्ने च करदा जी 5 घंटिਆਂ ਚ, ठीक है जी। बी किन्ने च करदा जी अपने कोल, पाइप ए है पाइप बी है जी, पाइप सी है। क्लीयर है जी, ये चीज 5 घंटिਆਂ ਚ कर दी है, 10 घंटिਆਂ ਚ कर दी है, ते 30 घंटिਆਂ ਚ कर दी है। एलसीएम दसो जी कितना आऊगा, एलसीएम आप 30 लीटर ही ले लें जी। ठीक है जी, एफिशिएंसी कटते हैं जी, 30 डिवाइड बाय 5 6 लीटर आ गया जी, 6 लीटर आ गया। पहले तो ये दसो 6 लीटर, 30 डिवाइड बाय 10 3 लीटर आ गया जी, देन 1 लीटर, तिना का मिला के 10 लीटर आ गया। हुण 30 लीटर नूं भरना जी, तीनों जो वर्किंग ने तो 1 घंटे चो कितना भरदियां ने जी 10 लीटर भरदियां ने, तो किन्ने घंटे च टैंक फिल हो जाऊगा जी 3 घंटिਆਂ च टैंक की हो जाऊगा फिल हो जाऊगा जी। क्लीयर एवरीबडी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ਇਹਦਾ ऑप्शन की लावांगे जी ਆਪਾਂ 3 आ जाऊगा जी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, in the first 10 over of a cricket game the rate run was only 3.2। okay 3.2 हैगा जी अपने कोल, मतलब कि रेट है जी अपना। ठीक है जी, फर्स्ट 10 ओवर्स की जिहड़ी रन रेट है, फर्स्ट 10 ओवर्स की जिहड़ी रन रेट है। ठीक है जी, ये चीज़ ਆਪਾਂ जी अगे गल करिए। हुण जे ਆਪਾਂ अगे गल करते हैं एवरेज, एवरेज की होंदी सम ऑफ ऑब्जरवेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन, तो तुसीं इत्थे देख लो फर्स्ट 10 ओवर का जिहड़ा रन रेट है वो 3.2 है। ठीक है जी, फर्स्ट 10 ओवर का जिहड़ा रन रेट है वो 3.2 है, तो मैं बोल सकदा कि फर्स्ट 10 ओवर च, ठीक है जी, आपां इन्हां दोनों नूं किन्ने रन होणगे जी, तो मैं 10 इंटू 3.2 करूँगा जी, तो फर्स्ट 10 ओवर च किन्ने रन होणगे जी 32 रन होणगे। ठीक है जी, किन्ने रन होणगे 32, किन्ने रन होणगे जी 32 रन होणगे जी। क्लीयर है जी, ये चीज 32 रन होणगे, राइट एवरीबडी। हुण जे मैं गल करा 282 रन ने उरे, ठीक है जी, तो रिमेनिंग रन किन्ने हो गए 282 माइनस 32, तो रिमेनिंग किन्ने हो गए जी 250 हो गए, 250 हो गए जी। पहला तो मैंने ये दसो 250 हो गए जी, पहला तो ये दसो जी 250 रन रह गए रिमेनिंग। ठीक है जी, ओवर्स रिमेनिंग किन्ने ने जी अपने कोल 250 डिवाइड बाय 40, ओवर रिमेनिंग किन्ने ने जी अपने कोल 250 डिवाइड बाय 40। सो गाइस जो तुसीं इहनूं सॉल्व करोगे तो कितना आ जाऊगा जी 6.25। एवरीबडी क्लीयर है जी, 6.25। क्लीयर है जी, ये चीज़ उन्हें लिखा हुआ है, कहना व्हाट शुड बी द रन रेट। सो मैं बोल सकता कि रन रेट कितना आ गया जी 6.25, रन रेट कितना आ गया जी 6.25। सो व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर टू रीच द टारगेट ऑफ दिस। हुण ठीक है जी 32 रन हो गए, वो अपने माइनस करते 250 अपने को रिमेनिंग ने। सो व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर्स, कितना रन रेट आ गया जी 6.25। नेक्स्ट, ओके अ मैन सेल अ कैलकुलेटर एट द रेट ऑफ दिस ईच प्रॉफिट। ओके पहला आप सीपी कढ़ते हैं जी उरे। ठीक है जी, सीपी कढ़ते हैं जी उरे, आपको कितनी दे रखी है जी एसपी 560 दे रखी है जी इंटू 100 अपॉन 112। उरो जो मैं सॉल्व कराया तो पूरी सीपी मेरी 500 आ गई जी। इट मीन मैनू किन्ने दा प्रॉफिट हो रहा जी 60 रुपए का पर कैलकुलेटर ते मैनू प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना होया जी 60 रुपीज़ का प्रॉफिट होया पर कैलकुलेटर ते, पर कैलकुलेटर ते मैनू 60 रुपए का प्रॉफिट होया, पर कैलकुलेटर ते मैनू 60 रुपए का की हो गया जी प्रॉफिट हो गया। क्लीयर है जी, आगे पढ़ो जी। व्हाट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल ही अर्न इन द 15 डेज इफ ही सेल 8 कैलकुलेटर्स पर डे। देखो पर कैलकुलेटर ते मैनू 60 रुपए का होंदा, पर कैलकुलेटर ते मैनू किन्ने का प्रॉफिट हो रहा है जी 60 रुपए का। जे मैं 8 पीस बेचदा, एक कैलकुलेटर पर का मतलब एक, जे मैं 8 कैलकुलेटर बेचूंगा तो मैनू 480 रुपए का प्रॉफिट होगा जी। ठीक है जी, पर जे मैं 15 दिन एक दिन च 8 बेचना तो एक दिन का प्रॉफिट 480 है जी। एक दिन का प्रॉफिट कितना 480।
राइट एवरीबडी। एक दिन का प्रॉफिट कितना 480, पर मैंने एक दिन च 15 करे ने, तो 15 इंटू 480 कितना आ जाऊगा जी 7200 रुपया। क्लीयर है जी ये चीज़। प्लीज़ मैं रिपीट करना, मेरा एक दिन का प्रॉफिट हैगा जी एक कैलकुलेटर पिछे, एक दिन का हैगा एक कैलकुलेटर पिछे 60, एक दिन च एक कैलकुलेटर जो मैं बेचदा तो 60 रुपए कमाना, पर वो कहता ही सैल 8 कैलकुलेटर्स पर डे, एक कैलकुलेटर पिछे 60 रुपए है, तो 1 कैलकुलेटर लिख लेना। पर जो सानू समझ नहीं आऊगा तो मैं 1 कैलकुलेटर लिख देना। 1 कैलकुलेटर 60 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो 8 कैलकुलेटर पिछे मैनू कितना प्रॉफिट हो रहा होगा जी 480, तो दिन च जे मैं 15 बेचूंगा तो कितना हो जाऊगा जी कितना, वट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हो जाएगा जी 7200 रुपया। नेक्स्ट, ए परसन क्रॉस 600 मीटर, ओके, डिस्टेंस की होंगे जी S इंटू टी होंगे, डिस्टेंस की होंगे S इंटू टी होंगे, 600 मीटर है जी अपना, 600 मीटर है राइट। स्पीड कितनी है जी आप पता करनी है। टाइम कितना दे रखे जी अपन 5 मिनट है, इनू मैं सैकेंड्स चेंज कर लेना, इनू मैं सैकेंड्स चेंज कर लेना 60 सैकेंड राइट एवरीबडी। ओके आ कट जूगा जी 300 है, इतने पूरा पूरा 2 आ जूगा, 2 मीटर पर सैकेंड आ गया, इनू आप किलोमीटर पर आवर चेंज कर दें, 18/5 करांगे जी, तो कितना आ जूगा 36/5 मीन 7.2 किलोमीटर पर आवर, 7.2 किलोमीटर पर आवर, 7.2 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि किलोमीटर पर आवर चेंज करने लिए क्या सी, जदों आप मीटर पर सैकेंड तो किलोमीटर पर आवर जाने आ जी, किलोमीटर पर आवर जाने तो कि मल्टीप्लाई करांगे जी 18/5 ना। क्लीयर है जी ये चीज़ राइट। नेक्स्ट, 1/3 ऑफ गॉर्वीज मार्क्स इन हिस्ट्री इज 1/3 ऑफ गॉर्वीज मार्क्स इन हिस्ट्री इक्वल हर मार्क्स इन जियोग्राफी। सो गाइज ਜਿਹੜੇ जियोग्राफी ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਜੀ 1/3 ऑफ हिस्ट्री मार्क्स ने, 1/3 ऑफ हिस्ट्री। सो कैन आई से कि ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ हिस्ट्री ਤੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, हिस्ट्री के मार्क्स कि बराबर आ जाएंगे थ्राइस ऑफ जियोग्राफी। ठीक है जी, हिस्ट्री के जो मार्क्स ने, हाँ ठीक है, हिस्ट्री का 1/3 करांगे जियोग्राफी के बराबर ने, तो हिस्ट्री के मार्क्स की हो गए जी 3 टाइम्स हो गए, तो उन्होंने टोटल की है सब्जैक्ट्स का, हिस्ट्री तो जियोग्राफी का जो टोटल है 160 है जी। कि मैं हिस्ट्री की जगह पर जियोग्राफी पुट कर सकदा, शी गेट इन जियोग्राफी। ठीक है जी, 3G पुट करता जी उरे में, ठीक है जी, मीनस 3 जियोग्राफी, H की वैल्यू उरे भी G हो गया, उरे 160 हो गया जी। सो 4G इज इक्वल टू 160, तो G की वैल्यू किन्ने आ गई जी 40 आ गई, G की वैल्यू जियोग्राफी चो किन्ने मार्क्स आए जी उहदे 40 आए। क्लीयर है जी चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, एनीथिंग पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, एनीथिंग पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, A की पावर 0 इज इक्वल टू 1, सो एनीथिंग पावर 0 यानी 10 की पावर 0 भी की होगा जी 1 होगा। क्लियर है, सो आंसर इज डी ऑप्शन। यस एवरीबॉडी। नेक्स्ट, सिंपलीफाई दिस। ओके देखो अगेन अगर बेस सेम है अपना, ठीक है जी, पावर्स मैं थोड़ा क्या सी माइनस होंदियां ने, है ना, पावर्स की होंदियां ने माइनस। ओके सो गाइज इत्थे आ चीज़ माइनस हो जाती है, बट ऑलरेडी ये चीज़ की है नेगेटिव च है, तो इत्थों की हो जाऊगा जी ये चीज़, दिस इज A 6 + 5, आंसर कितना आ जाऊगा जी A की पावर की हो जाएगी 11 हो जाएगी राइट। देखो मैंने बोला सी कि बेस जे सेम है लेकिन डिवाइड साइन है, बेस सेम है जो डिवाइड साइन है तो पावर माइनस होंगी है। देखो मैंने माइनस ही की है, बट जी ये वाली पावर है ये ऑलरेडी नेगेटिव च है, तो माइनस माइनस की हो गया प्लस हो गया, तो आंसर कितना आ गया जी मेरा A की पावर 11 आ गया। क्लीयर है जी, A की पावर कितना आ गया 11 आ गया। क्लीयर है जी ये चीज़। इतने थोड़ा जा ओपनली लिख लो जी 6 + 5। क्लीयर है जी ये चीज़। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, ABC are on a trip by a car. A drives during the first hour at an average speed of 50. During the second, B drive during the next 2 hours. Okay, at the rate of 48 km. C drive in the next 3 hours at the rate of 52 km per hour. 52 km per hour. ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ they reach their destination after exactly 6 hours. द मीन स्पीड होंगे जी एवरेज स्पीड, कि स्पीड मीन स्पीड होंगी है एवरेज स्पीड होंगी है। क्लीयर है जी ये चीज़। ऑलराइट गाइज। सो गाइज 1 घंटे जिवें कहा पहले 1 घंटे उन्होंने 50 किलोमीटर किया ए ने, बी ने कितना किया जी 2 घंटे उन्हें 96 किलोमीटर किया, 3 घंटे इन्हें कितना किया होगा जी 6 आ गया जी
156 किलोमीटर कीता होगा। कितना कीता होगा जी? 156 किलोमीटर कीता होगा। सो गाइज एवरेज की हुंदी है जी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन की हुंदा जी टोटल टाइम हुंदा है। तो उन्हें कितना कीता जी? 302 किलोमीटर कीता। 302 किलोमीटर कीता। टोटल टाइम कितना हो गया जी? 6 घंटे। टोटल टाइम कितना हो गया जी? 6 घंटे। टोटल टाइम कितना हो गया? 6 आवर। टोटल टाइम कितना हो गया? 6 आवर। तो गाइज जो तुम इनू कटिंग करोगे 2 के टेबल से दिस डिवाइड बाय 3 आ गया। सो आंसर कितना आ गया जी? दिस कितना आ जी? 51/3 किलोमीटर पर आवर। एवरीबॉडी क्लियर है दी चीज? एवरेज स्पीड द फॉर मीन स्पीड मीनस एवरेज स्पीड, राइट एवरीबॉडी? सो गाइज ये सीगे जी अपने सब इंस्पैक्टर 2016 ਦੇ ਕੁਆਂਟੀਟਿਵ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਵਲ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਹੀ ਮੰਨਿਓ ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2016 ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਵਲ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਹੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 18 ਦੇ 18 ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸੋਲਵ ਦੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਨ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਾਇਸ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਆਲ ਦੀ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम। हाँ जी, थोड़ी सब दी पंजाब दे पेपरां दी तैयारी आई होप बहुत वधिया चल रही होगी, है ना। ते हुण तां तुसी रिवीजन कर रहे होंगे ते जिवें कि तुहानूं पता है अपना सब इंस्पैक्टर दा पेपर आ चुके है ना। ते अज आपां डिस्कस करते हैं कि पंजाब विच सब इंस्पैक्टर दा पिछले साल दा पेपर किवें आया सी, ठीक है। हाँ जी, पहला क्वेश्चन किस दे नाल रिलेटेड है? कंप्लीटिंग एन इनकंप्लीट फिगर दे नाल रिलेटेड है। आपां इस फिगर नू कंप्लीट करना है। देखिया जावे तो ऑप्शंस देखण सिमिलर लग रही हैं, बट हर ऑप्शन विच थोड़ा बहुत ही चेंज हुंदा है ते ओही अपने आंसर विच फर्क पा दिंदा है। कुछ इस तरीके दी ऑप्शन होनी चाहिए है, ये तो हो नहीं सकती, ये भी नहीं हो सकती। हुण देखो इत्थे लाइन है, इत्थे लाइन नहीं है, तो आंसर की बचिया? सी, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन रिलेटेड टू साइलोजिज्म। किस दा क्वेश्चन आया है? कंक्लूजन तो पता लग रहा है कि श्योरिटी दा क्वेश्चन है। वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सम बॉक्सेस आर डॉग, ऑल डॉग्स आर पेन। फर्स्ट क्वेश्चन सम बॉक्सेस आर पेन, बिल्कुल ठीक। सम पेन आर बॉक्सेस, वही गल होगी है ना। आ वाला पार्ट दोनों विच कॉमन है। नेक्स्ट देखो सम पेन आर डॉग्स, पेन दा कुछ पार्ट डॉग है, पूरा दा पूरा हा पेन है ते पेन दा कुछ पार्ट की है? डॉग है। ऑल पेन्स आर डॉग, कि सारे दे सारे पेन डॉग दे अंदर दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। आंसर 1, 2 एंड 3 फॉलोज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाँ जी, नंबर ऑफ स्क्वायर्स दसने आपां। नंबर ऑफ स्क्वायर्स दसन दा मैथड की हुंदा है? जे m इंटू m फॉर्म दा स्क्वायर बन रहा है तो की करो? 1, 2, 3 आपां नंबरिंग कर लेने हैं ते इन्हां दा कर देने हैं स्क्वायर ते इनू कर देने हैं ऐड। आंसर कितना आऊगा? 9 + 4 + 1 दैट इज 14। नंबर ऑफ स्क्वायर्स किन्ने बननगे? 14। जे तुसी काउंट करो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है ना, 11, 12, 13 ते ये भी पूरा अपने आप च स्क्वायर है, राइट। बट आप टाइम बचाने, घट टाइम ज्यादा क्वेश्चन तो आप की करांगे? शॉर्टकट लगावांगे। अगला क्वेश्चन देखो, देयर आर 5 बुक्स A, B, C, D and E placed on a table. If A is placed below E, A is placed below E, C is placed above D, ठीक है, B is placed below A, ठीक है, D is placed above E, ठीक है जी। मतलब C उस तो ऊपर आया। Which of the following books touch the surface of the table? That is B book, ठीक है। नेक्स्ट
FGHIJ, क्लियर? A, राइट? देखो आ वाली ऑप्शन तो हो नहीं सकती। 7 6 -1 9 8 -1 इत्थे की आऊगा आए या फिर के, तो की करो? देखो की होया, इत्थे आया 7 7 तो बाद +2 करके आया इत्थे 9। हुण आपां +2 करिए तो की आऊगा के, ठीक है? JAK, आंसर इज ए ऑप्शन, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन किससे ना रिलेटेड है? रैंकिंग की क्या गया? इन अ रो ऑफ गर्ल्स, चेतना 7th फ्रॉम द राइट, नीलम 15th फ्रॉम द लेफ्ट। इफ बोथ ऑफ देम आर चेंज देयर पोजीशन, जे पोजीशन इंटरचेंज द क्वेश्चन आवे तो एक लाइन होर लगाओ ते सीट इंटरचेंज कर दो, ठीक है? तो चेतना 20th फ्रॉम राइट, चेतना 20th बन गई राइट तो। हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन द रो? की करोगे? किवें कटोगे? लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक है? क्योंकि 21 स्टूडेंट दी आपां नूं सीट अगे तो भी देती ते पिछे तो भी देती। टोटल किवें आएगा? लेफ्ट प्लस राइट -1, 15 + 20 -1, that is 35 -1 34। delta D option। next question is based on coding decoding, LUT is written as MUT, बाकी सारा सेम। पहले अखर विच की हो गया? पहले लेटर विच +1 हो गया, FATE, बाकी सारा सेम। फर्स्ट विच की होया? +1। आपां की करांगे? ब्लू, LUE is the same, B + 1C, clue। आंसर इज ए ऑप्शन, ठीक है? रिटन इन दैट कोड, आप कोड दसना है। ध्यान रखियो कई बार वर्ड पूछ लेंदे तो पुट्ठा हो जाऊगा सारा, ठीक है? हाँ जी, अगला क्वेश्चन रिलेटेड टू डायरेक्शन। अ मैन, ठीक है जी, वॉक्स 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर साउथ, नॉर्थ दे ऑपोजिट साउथ, ईस्ट दे ऑपोजिट वेस्ट, ठीक है जी। देन टर्न्स टू राइट, राइट टर्न लिता। जे फेस मेरा साउथ वाला है तो इधर की आऊगा? राइट टर्न आऊगा। कितना राइट टर्न लिता? 3, क्लियर? राइट 3 किलोमीटर। फिर लेफ्ट टर्न लिता, लेफ्ट टर्न मतलब नीचे चला जाऊगा। एक काम करते हैं, आप इत्थे दोबारा ड्रॉ करते हैं, ठीक है? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। सब तो पहला साउथ गए किन्ना? 5 किलोमीटर, फेस साउथ दे वाल, ते फिर की लिता? साउथ वाल जान तो बाद राइट टर्न लिता, ठीक है? फेस साउथ वाल ते राइट इधर, है ना? ते किन्ना चले? आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर ही चले थे, ठीक है जी। फिर लेफ्ट टर्न लिता ते वॉक 5, मतलब नीचे दी ओर गए किन्ना? 5, है ना? राइट ऊपर लेफ्ट नीचे, जे फेस वेस्ट वाला लेता, ठीक है? नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? जिहदे नाल फ्रॉम लग्या होवे, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, उत्थों आपां डायरेक्शन देखनी है हुंदी। ए वाली डायरेक्शन है ना? ए वाली डायरेक्शन है किहदे विच है? साउथ वेस्ट दे विच। की आंसर आऊगा? साउथ वेस्ट, ठीक है? नेक्स्ट, हाँ जी, अगेन क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कोडिंग डिकोडिंग। ग्रुप ऑफ वर्ड्स का क्वेश्चन है अपने को। पूछा की है 1 2 3 मीन्स ब्राइट लिटिल बॉय, 1 4 5 मतलब इथों कॉमन किया गया 1। टॉल बिग बॉय मीन्स बॉय दा कोड मेरे कोल किया गया 1, बॉय दा कोड किया गया 1, ठीक है?
ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ 637 ਇੱਥੋਂ ਔਰ ਇੱਥੋਂ 3 ਕਾਮਨ ਕੀ ਕਾਮन आएगा लिटल ठीक है मतलब लिटल का कोड की आ गया 3 राइट ठीक है जी ब्राइट का पूछे ब्राइट की रह गया हूं 2 आंसर इज 2 क्लियर कॉमन नंबर दा कॉमन वर्ड दा कॉमन कोड करके आप कर लिया नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ जी ब्रिगेडियर किस दे नाल रिलेटेड है आर्मी एनोलॉजी का क्वेश्चन है ना नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन किस दे नाल रिलेटेड है कैलेंडर की क्या गया सदाशिव नू रिमेंबर है कि संजय दा बर्थडे 12 जैन तो बाद 12 जैन तो बाद है ना इज आफ्टर 12th जैन बट नॉट लेटर देन 16 बट 16 जैन तो पहला है राइट नेक्स्ट देखो मेहर रिमेंबर संजय's बर्थडे बिफोर 13th ओके 13th तो पहला ठीक है बिफोर 13th तो आंसर की आऊगा कांट बी डिटरमाइन क्योंकि दोनों दी गल ही मैच नहीं कर रही एक कह रहा है कि भी 12 जैन तो बाद बट 16 जनवरी तो पहला है दूसरा कह रहा है मेहर कह रहा है कि संजय का बर्थडे जो है वो 13 जनवरी तो पहला है ना एक कह रहा है 12 तो बाद है दूसरा कह रहा है 13 तो पहला है कुछ कॉमन नहीं डिसाइड होया ते आपां की कहांगे भी कांट बी डिटरमाइन सानू नहीं पता लग रहा ठीक जी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन फेयर डायरेक्शन का एक और क्वेश्चन ठीक है जी इन एन ओपन ग्राउंड राकेश वॉक्स 20 ठीक है इत्थे बना लेने सो दैट कि एवें ना होवे कि कुछ विजिबल ना रहे इन एन ओपन ग्राउंड राकेश वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ऊपर वाली साइड टेक लेफ्ट टर्न ठीक है जी लेफ्ट टर्न मतलब इस साइड गया अगर फेस नॉर्थ वाला है तो आ राइट और ये लेफ्ट होया और कितना चलिया 40 राइट ना आगे टेक लेफ्ट टर्न एंड वॉक 50 20 एंड 30 ठीक है राइट ठीक है जी हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट अगर यह 40 तो भी 40 आह 30 आह डिस्टेंस किन्ने दा होगा पाइथागोरस थ्योरम लगा लो चाहे 30 दा स्क्वायर 40 दा स्क्वायर का दा अंडर रूट कितना होगा 50 मीटर्स राइट हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ब्लड रिलेशनशिप पॉइंटिंग टू अ मैन एक मैन नू पॉइंट करते हुए एक वुमेन ने कहा द डॉटर ऑफ हिज फादर ठीक है मैन इस मैन दे फादर दी जो डॉटर है ठीक है वो ओनली डॉटर है इकलौती बेटी है किदी मेरी मदर दी किन्ने क्या वुमेन ने कहा की कहा वुमेन कहंदी कि जो वुमेन दी मदर है उसकी यह इकलौती बेटी है पर मैं तो उस वुमेन दी दो बेटियां बनाती मतलब मैं आह वाली वुमेन गलत बना रही है ठीक है यही वुमेन है वो ठीक है तो पूछा कि हाउ इज द हस्बैंड ऑफ द वुमेन अगर इसका एक हस्बैंड आ जाए ठीक है वो की लगूगा मैन दा ठीक है सिस्टर्स हस्बैंड लगूगा मैं एक बार रिपीट कर रही है सुन लो पॉइंटिंग टू मैन नू पॉइंट करते हुए कहा गया द डॉटर ऑफ हिज फादर इसके फादर दी जो डॉटर है ठीक है वुमेन कहती वो कौन है वो इकलौती बेटी है की दी मेरी मम्मा मतलब वुमेन दी मदर दी यह इकलौती बेटी है पर एक मदर दी दो बेटी है ना तमीज मैं आह वाली वुमेन वाली गलत बनाई आहे वाली वुमेन है हुन क्या कि जो इस वुमेन दा हस्बैंड है ठीक है वो इस मैन दा की लग्या हो सिस्टर दा हस्बैंड या ब्रदर इन लॉ कहा जा सकता सी पर वो ऑप्शन नहीं है क्लियर आई होप क्वेश्चन थोनू क्लियर होया होगा है ना इत्थे आपां डिस्कशन खत्म की आई होप
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੂਗਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम इंस्टीट्यूट। सो कैसे हैं आप लोग सभी? दिस इज अनिल और मैं आपका इस चैनल पर, इस इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको टॉपिक से हेडिंग से पता लग रहा है कि हम पंजाब पुलिस एसआई जो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ था, उसके पूरा पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो सेक्शन है हमारा वो है जीके का। तो जीके के सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जनरल नॉलेज के इस चैप्टर के अंदर। इस सेशन के अंदर आप लोग प्रीवियस ईयर को देखेंगे कि एसआई में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और उस क्वेश्चंस को देख के, उन क्वेश्चंस को, आंसर्स को देख के आपको ये आइडिया आएगा कि क्या लेवल है एग्जाम का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द क्वेश्चन इज दैट वेयर इज द वर्ल्ड एनवायरमेंट, व्हेन इज द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ऑब्जर्व्ड। क्वेश्चन ये है कि कब वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट करा जाता है, कब? यानी आंसर हो जाएगा आपका 5 जून। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगर मैं बात करूं 2021 की, तो 2021 का जो डे है उसकी जो थीम है वो है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। मींस इकोसिस्टम ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। इस दिन अवेयर किया जाता है कि एनवायरनमेंट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो इसीलिए इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? इकोसिस्टम बेसिकली जो बायोटिक और अबायोटिक एलिमेंट्स हैं, जैसे प्लांट्स, लिविंग बींग्स हो गए, और इनके साथ जो सनलाइट का इंटरेक्शन है, सनलाइट, वाटर, जमीन यानी लैंड पार्ट, उनका जो इंटरेक्शन है उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। ये पूरा एक सिस्टम बनता है उसे इकोसिस्टम, और ये इंटरकनेक्टेड होता है। यानी अगर वर्ल्ड में जो भी वेटलैंड्स हो गए, नेशनल पार्क हो गए, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर किसी देश के फॉरेस्ट कवर कम हो रहा है तो उसका इंपैक्ट आने वाले टाइम में आसपास की कंट्रीज पे आने वाला है। तो सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। इसीलिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है यूएन के द्वारा। यानी 1974 में इस मीटिंग में पहली बार ये डिस्कस हुआ कि हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो 5 जून को 2021 को जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया, उसकी जो थीम थी वो थी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज। इनमें से कौन सी डिजीज वायरस से नहीं होती? चिकन पॉक्स एक वायरस डिजीज है। एड्स, HIV वायरस, तो वायरल डिजीज हो गई। कॉमन कोल्ड, वायरसेस से, बहुत सारे इन्फेक्शन वायरसेस के कारण हो रहे हैं, कॉमन कोल्ड। तो आपका क्या आंसर बचा? तो आपका आंसर रखा निमोनिया। निमोनिया एक बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, निमोनिया एक बैक्टीरियल डिजीज है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये तो वायरस डिजीज नहीं है, तो आंसर हो जाएगा निमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज नॉट एडवाइजेबल टू स्लीप अंडर अ ट्री एट नाइट बिकॉज ऑफ। मतलब ये सलाह दी जाती है कि रात के टाइम पेड़ के नीचे ना बैठें। क्वेश्चंस देखो, अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि पेड़ के नीचे ना नहीं बैठने के लिए हमें बोला जाता है रात के टाइम। ऐसा इसलिए रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा इसलिए है क्योंकि रात के टाइम फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रही होती। तो जो प्रोसेस दिन में जब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करके ऑक्सीजन को रिलीज करने की जो प्रोसेस है ना, जो जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, वो नहीं हो पाती। तो इससे क्या होगा? इससे फिर क्या होगा? उल्टी रिएक्शंस होगी, यानी अपोजिट रिएक्शन होगी। और वो रिएक्शन क्या होगी? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा प्लांट। यानी प्लांट्स जितने भी हैं हमारे, रात के टाइम पे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज कुदनकुलाम नॉन फॉर। ये जो कोडनकुलाम है ये किस लिए फेमस है? तो यहाँ पे ये आपका तमिलनाडु में न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तमिलनाडु में न्यूक्लियर पावर प्लांट है लगभग 2000 मेगावाट का। तो ये इसलिए फेमस है, 2000 मेगावाट का प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट, तो फेमस है कोडनकुलाम, तमिलनाडु में। नेक्स्ट, Who wrote the famous song सारे जहां से अच्छा हिंदू सता हमारा। ये एक आपने सॉन्ग देखा होगा जो कि पूरी तरह से हमारा क्या कहते हैं भाई, जो बहुत ही फेमस सॉन्ग है। मींस मतलब क्या है, ये एक पेट्रोटिक सॉन्ग है और ये लिखा है मोहम्मद इकबाल जी ने।
मोहम्मद इकबाल जी ने लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने, आपको अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई ये किसने ये इन्हें किस लिए जाना जाता है, पहली बात तो लिटरेचर में इन्हें नोबेल प्राइज मिला हुआ है। दूसरा, इन्होंने राष्ट्रगान, नेशनल एंथम इंडिया के लिए, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम दिया, वंदे मातरम, और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने आपको नेशनल एंथम दिया है, नेशनल एंथम। और ये भी एक मशहूर पोइट थे नजरुल इस्लाम, काजी नजरुल इस्लाम, इन्होंने भी कुछ लिखा है, बहुत अच्छी पोइट लिखते थे, जैसे अग्नि बिना, अग्नि बिना इनकी एक पोइम बहुत फेमस है, और ये ज्यादातर लीटो सॉन्ग से जुड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैस यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट, कौन सी गैस का यूज किया जाता है ताकि जो फल हैं, पेड़ों के जो फल हैं, उनको जल्दी पकाया जा सके? तो ये है जो है इथाइलिन गैस है। बेटा जो इथाइलिन गैस है ना, इथाइलिन वैसे जो नेचुरल अगर मैं बात करूं ना, तो प्लांट्स को इथाइलिन चाहिए होता है, जिससे वो नेचुरल राइपनिंग करवाते हैं अपने फ्रूट्स की। लेकिन ये इथाइलिन जो है ये आर्टिफिशियल दी जाती है, इंजेक्शंस दिए जाते हैं, और ये है इथाइलिन गैस। अब ऐसा नहीं है कि एसिटिलीन नहीं यूज करते, हमारे इंडिया में एसिटिलीन जो कि कैल्शियम कार्बाइड से मिलता है, ये जो है कैल्शियम कार्बाइड से मिलता है, कैल्शियम कार्बाइड से मिलता है, और जो कि इसके जो इंजेक्शंस अगर लगाए जाएं, अगर राइपनिंग के लिए इसको यूज किया जाए, तो इससे बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं, क्योंकि ये मिलावट का कारण, अडल्ट्रेशन का इंडेक्स बन चुका है। तो कैल्शियम कार्बाइड से जो एसिटिलीन हमें मिली, उसका अगर इंजेक्शन, उसको अगर डोज में यूज करेंगे तो वो हार्मफुल होगा हमारे लिए। क्लियर है? तो अब यहां पे आंसर हो जाएगा इथाइलिन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा के कितने मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा, यहां अगर राज्यसभा बोला है तो आपका आंसर हो जाएगा 12 मेंबर। और ये जो मेंबर है ना, ये आपके लिटरेचर, कोई सोशल सर्विस में अच्छा है, कोई आर्ट्स में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो वो उनको नॉमिनेट किया जाता है जो पॉपुलर वन है। नेक्स्ट, हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली, तो पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली में 117 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 117। यानी पंजाब में कितने एमएलए हैं? तो आप बोलोगे कि पंजाब में 117 एमएलए हैं। राज्यसभा की सीट्स की बात करें तो 7 राज्यसभा की सीटें हैं, और अगर लोकसभा की सीट की बात करें तो 13 लोकसभा की सीट है पंजाब के अंदर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा डांस फॉर्म ये इस क्वेश्चन के अंदर मैच द फॉलोइंग में मिस मैच है, मींस करेक्टली मैच है, करेक्टली पूछा गया है। हरियाणा, बिल्कुल झूमर, देखो घूमर जो है वो राजस्थान में, हरियाणा में झूमर बोला जाता है। छाऊ उड़ीसा में, बिल्कुल। राजस्थान लावनी लिखा हुआ है यहाँ पे, नॉट करेक्टली मैच पूछा है आपसे, तो हरियाणा में झूमर बिल्कुल सही, छाऊ आपका उड़ीसा के अंदर। लावनी जो है महाराष्ट्र में होता है, लावनी जो फोक डांस है वो महाराष्ट्र का है, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो मिसमैच है वो है राजस्थान लावनी, क्योंकि राजस्थान में घूमर वगैरह होता है, तो लावनी महाराष्ट्र में, आसाम में बिहू ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्टली है? तो यहां पे जो पहला ऑप्शन है ना वही इनकरेक्टली है। कारण क्या है? क्योंकि बेटा आपने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पढ़ा होगा, इकोनॉमी में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आरबीआई की कमेटी होती है, जिसमें 6 मेंबर होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि इन्फ्लेशन का रेट क्या होना चाहिए। मनी सप्लाई को रेगुलेट करते हैं एमपीसी अपने बाई मंथली पॉलिसी के थ्रू। तो जिसमें एक 2 तरह के टूल्स होते हैं एमपीसी के, आरबीआई के 2 तरह के टूल्स होते हैं फॉर कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द मार्केट। तो वो क्या है? एक तो क्वांटिटेटिव टूल्स और एक क्वालिटेटिव टूल्स। तो क्वांटिटेटिव टूल्स में एक टूल है जो कि रिजर्व रेशियो से रिलेटेड है, वो है सीआरआर, क्योंकि सीआरआर की फुल फॉर्म ये नहीं होती, क्योंकि रिसिप्ट की जगह वहां पे क्या आएगा? रिजर्व्ड आएगा, रिजर्व्ड रेशियो होता है। और ये क्या होता है सीआरआर? इसमें कुछ परसेंटेज एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, यानी जितना पैसा बैंक के पास आता है तो बैंक को, आरबीआई को एज ए सिक्योरिटी 4% या 4 या 5 जितना भी किया जा सकता है, जो बाई मंथली पॉलिसी में एमपीसी डिसाइड करती है, उसे रिजर्व रखा जाता है। उस मनी को ना तो लोन में घुमाया जाता, ना गोल्ड खरीदा जाता, वो जस्ट आपको बैंक करप्सी से बचाने के लिए कभी जरूरत पड़ने पर आरबीआई वापस कर देता है बैंक को। क्लियर? तो यहां पे सीआरआर कैश रिजर्व्ड रेशियो। नेक्स्ट,
Which city will host the Olympic Games in the year 2020? 2022 के जो ओलंपिक होने थे, ठीक है, जब ये जो ओलंपिक है, ये पहले जो पेपर हुआ था उस टाइम ये हुआ नहीं थे, और 2020 में भी नहीं हुए, ये टोक्यो में अब चल रहे हैं। सभी को पता है टोक्यो में 2021 में चल रहे हैं, क्योंकि 2020 में कोरोना की वजह से ये नहीं हो पाए। तो ओलंपिक जो है 2020 के टोक्यो में होने के लिए बोला गया था। नेक्स्ट, रशीदी टिकट, रशीदी यानी रेवेन्यू स्टैम्प इज द टाइटल ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच वेल नोन ऑथर। कौन से वो ऑथर हैं जिन्होंने ये बुक लिखी, ऑटोबायोग्राफी, खुद के बारे में लिखा, और उन्होंने रेवेन्यू स्टैम्प के बारे में बताया, अपनी लाइफ के फेसेस के बारे में बताया, और ये हैं अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम जो कि हिंदी और पंजाबी दोनों जानती थी, दोनों में अच्छी पोइट भी थी, राइटर भी थी, ऑथर थी, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3? इनमें से कौन सा ऐसा है जो ओड वन आउट है, मींस जो तीनों से अलग है? तो आपसे पूछा गया है हेमेटाइट जो कि एक आयरन ओर है, लिमोनाइट जो कि खुद एक आयरन ओर है, मैग्नेटाइट भी आयरन ओर है। तो यानी यहाँ पे ये भी आयरन है, आपका आयरन ओर है, यहाँ से भी आयरन मिलता है हमें, लेकिन बक्साइट से हमें एल्यूमिनियम मिलेगा। क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बक्साइट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से करेक्टली मैच कौन सा नहीं है? तबला, अल्लाह रखा, बिल्कुल तबला बजाते थे अल्लाह रखा जी। सारोद, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन बेटा क्या बजाते थे? जो उनका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था वो था तबला ही, ठीक है, उनका तबला ही था। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है नॉट करेक्टली मैच, तो इनकरेक्ट वाला आपका बी ऑप्शन इज द राइट। बाकी सब सही है। संतूर जो है मैजिकल इंस्ट्रूमेंट शिव कुमार शर्मा का है, फ्लूट जो है हरिप्रसाद चौरसिया का है। नेक्स्ट, गिव द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देना है कि कौन सी इवेंट पहले हुई, ठीक है, ऑर्डर में देना है। तो ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है ये 1905 में हुआ, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। साल्ट सत्याग्रह ये 24 मार्च, अगर आपको ध्यान हो तो 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था 1930, तो ये भी नहीं है, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, ठीक है, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है ये 1920 में, असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया गया। तो अब आपका क्रोनोलॉजी क्या बनता है? सबसे पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल, बिल्कुल सही। उसके बाद 1920 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी 4-1, फिर है आपका 3 में आपका आ गया 1930 और 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी इज द राइट वन, ठीक है। तो इस तरह से आपने पढ़ना है। नेक्स्ट, द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया वर क्रिएटेड इज। क्रोनोलॉजी बतानी है कि कौन सा स्टेट पहले आया, फिर उसके बाद कौन सा स्टेट आया, ऐसे। तो 4 ऑप्शन है। आंध्र प्रदेश 1953 में बना है, 1953 में, ठीक है। ऑफिशियली ये 1956 में बना, लेकिन अलग कर दिया गया था। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र जो है 1960, और अगर मैं पंजाब की बात करूं तो ये ऑलरेडी था, ये ऑलरेडी बना हुआ था, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। यहां अगर पंजाब 1966 लिखता हूं तो वो भी बात गलत है। 1966 का मतलब है हरियाणा का बनना। क्या है? हरियाणा का बनना, क्योंकि पंजाब तो ऑलरेडी बना हुआ था, लेकिन एक एक्ट पास हुआ था, इसीलिए पंजाब को 1966 के तौर पे माना गया यहां पे। नागालैंड जो है 1963 में इसे स्टेटहुड, इससे पहले ये यूटी हुआ करता था। अब क्या है, जो महाराष्ट्र है वो बॉम्बे से निकला, तो आंध्र प्रदेश जो है आपका मद्रास से। नागालैंड खुद यूटी थी पहले, मतलब 6 यूटीज में आती थी, यूनियन टेरिटरी थी। 1963 में इसे स्टेटहुड, मतलब इसे राज्य का दर्जा मिला। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहले आप बात करेंगे आंध्र प्रदेश की 1, एंड देन फिर 2, एंड देन 4, 1 2 4, 1 2 4 3, यानी ऑप्शन बी इज योर राइट, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा मैच द फॉलोइंग इनकरेक्टली मैच? बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक, बिल्कुल सही। दचिगम नेशनल पार्क जे&के में, बिल्कुल सही। कान्हा नेशनल पार्क उड़ीसा दिखाया हुआ है, लेकिन ये है कहां? ये मध्य प्रदेश में है। कान्हा नेशनल पार्क जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है, और ये है आपका आंसर जो कि इनकरेक्टली मैच है, क्योंकि ये उड़ीसा में नहीं है। कालेसर नेशनल पार्क हरियाणा में है, बिल्कुल सही है, ठीक है। सुल्तानपुर भी हरियाणा में है, कालेसर भी हरियाणा में है। नेक्स्ट,
फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ, मतलब आर्मी का पहला हेड कौन था? तो यहां पे जनरल के.एम. करियप्पा 1947 के जो वॉर की कंडीशन बनी हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, इन्होंने संभाला था। तो यहां पे पहले कमांडर इन चीफ जो है जनरल के.एम. करियप्पा है। नेक्स्ट, केमिकल नेम ऑफ द बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? बेकिंग सोडा यानी अगर मैं कैल्शियम फॉस्फेट की बात करूं तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। सोडियम क्लोराइड जो कि सोल्ट है, नमक है। बेकर्स ईस्ट, ये ब्रेड इंडस्ट्री में काम आता है, इस ईस्ट से बेकिंग करवाई जाती है। तो आपका आंसर बेकिंग सोडा अगर आप पूछा है तो सोडियम बाइकार्बोनेट इज द राइट आंसर, जिसका केमिकल फॉर्मूला NaHCO3 है, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट, Which of the following is not a constitutional post in India? इनमें से कौन सी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है? ये क्वेश्चन भी बहुत ही डाउटफुल क्वेश्चन था ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन इसको समझते हैं फिल्टर कैसे करेंगे। ठीक है, गवर्नर ऑफ स्टेट की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 1, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट वही मानी जाती हैं जिनके आर्टिकल्स हैं, जिन्हें हम आर्टिकल्स में डिफाइन कर देना कॉन्स्टिट्यूशन में, जिन्हें आर्टिकल में डिफाइन किया हुआ है वो सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं। तो गवर्नर जो है आर्टिकल 153 में है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। अटॉर्नी जनरल जो है वो आर्टिकल 76 में है, तो ये भी क्या है आपका, ये भी क्या है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। इलेक्शन कमिश्नर जो है आर्टिकल 324 में है। ठीक है, आर्टिकल 324 में है। जज ऑफ हाई कोर्ट, अगर आपसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बोला गया है, क्वेश्चन देखो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, लेकिन यहां पे एग्जैक्टली जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। ठीक है, अब दो तरह से इस क्वेश्चन को समझना है। इसका आंसर मैं जज ऑफ हाई कोर्ट कह रहा हूं, लेकिन आर्टिकल 217 में है ऑलरेडी कि जज हाई कोर्ट के जजों को कैसे नॉमिनेट किया, कैसे अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है आपकी नोट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। तो एक तो ये आंसर हो सकता है कि ये आपका ए इज द राइट आंसर, लेकिन कहीं ना कहीं ऑप्शन में गवर्नर ऑफ आरबीआई होता, अगर गवर्नर ऑफ आरबीआई यहां पे होता तो आपका आंसर हो जाता गवर्नर ऑफ आरबीआई, क्योंकि गवर्नर ऑफ आरबीआई इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है तो आरबीआई का जो भी गवर्नर बनाना होगा वो जरूरी नहीं है कि वो इंडियन ही हो, क्योंकि इसका एग्जांपल मैं दे सकता हूं आपको। रघुराम राजन वॉज नॉट अ इंडियन सिटीजन, अभी भी वो इंग्लैंड की सिटीजनशिप थी और वो हमारे यहाँ पे क्या था, आरबीआई के गवर्नर थे। क्लियर? तो यहां पे या तो गवर्नर ऑफ आरबीआई हो सकता था या फिर जज ऑफ हाई कोर्ट को आंसर करेंगे। ठीक है, बाकी सभी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में आएगा। नेक्स्ट, वेयर इज द विरासते खालसा म्यूजियम सिचुएटेड? ये आपके पंजाब में, यानी आनंदपुर साहिब, जो कि चंडीगढ़ के ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। आनंदपुर साहिब में विरासते खालसा म्यूजियम बना हुआ है। नेक्स्ट, द ब्लैक डेथ was one of the most devastating pandemic in human history that killed around 60% of Europe's population due to which of the following? यूरोप में 1346 के अराउंड एक बहुत ही बड़ी पेंडेमिक, एक बहुत ही बड़ी बीमारी, महामारी आई, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्लेग। यर्सीनिया पटिसिस, मतलब यर्सीनिया नाम का एक जो प्लेग, जिसे जो चूहों की वजह से होता है, और जो भी बिलों में रहने वाले लोग हैं, जो एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके कारण हो रहा है। तो बेसिकली प्लेग फैला, ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है, ब्लैक डेथ, और जिसकी वजह से 60% यूरोप की पॉपुलेशन हैज टू डाई। तो यहाँ पे उन्हें जाना पड़ा, कारण क्योंकि बहुत ही बड़ी बीमारी थी ये, और ये आंसर हो जाएगा आपका प्लेग। कब हुआ था? 1346 के अराउंड। विद विच गेम इज द वर्ल्ड ड्यूज एसोसिएटेड? अगर आपको बताना, आपको शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा जो बैडमिंटन खेलते हैं। बैडमिंटन ये आपका टेनिस में भी होता है, तो आपका आंसर यहाँ पे टेनिस कर लेते हैं। वैसे ये बैडमिंटन में भी आता है ड्यूस, लेकिन ऑफिशियली टर्म टेनिस के लिए यूज किया गया। अब यहाँ पे वर्ड ड्यूस जो है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, मान लिया कोई आपका 25 पॉइंट है, क्या है आपका, मान लिया 25 पॉइंट का एग्जाम है, मतलब आपका मैच होना है। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे? आप ये देखेंगे कि जो अगर दोनों अपोनेंट खेल रहे हैं जब, तो अगर मान लेते हैं कि 24 और 24 पॉइंट हो गए दोनों के, अब यहां से सिर्फ एक ही पॉइंट लेना था जीतने के लिए, लेकिन यहां पे एक रूल बना दिया गया ड्यूस, क्योंकि यहां पे रेगुलर कॉन्टिन्यूस आपको 2 पॉइंट्स लेने होंगे, तभी आप जीते हुए मानोगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, और उसे ड्यूस कहा जाता है। ड्यूस मतलब
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी बिल्कुल सही है। आर्टिकल 18 अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बिल्कुल गलत। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन आर्टिकल 18 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये बैन ऑन टाइटल होता है, बैन ऑन अवार्ड्स टाइटल्स। ये होता है अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 में आता है। अनटचेबिलिटी वाला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल, तो आपका आंसर हो जाएगा। ये बाकी सब सही है। आर्टिकल 32 में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बिल्कुल सही है। आगे आपका आंसर हो जाएगा बी, जो कि इनकरेक्टली मैच्ड है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? मैच द फॉलोइंग के काफी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चंस के जवाब आप तभी दे पाते हैं जब आपने अच्छे से सारा सिलेबस पढ़ा हो। इसीलिए ज्ञानम इंस्टीट्यूट आपको कोचिंग प्रोवाइड कर रहा है इस एग्जाम की भी, ताकि आप अच्छे से सिलेक्शन ओरिएंटेड तैयारी कर सको, क्योंकि बार बार ये एग्जाम नहीं आएंगे बेटा। ये एग्जाम बार बार ना तो आने हैं। अब अगर जरूरत पड़ी है गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को, कि एसआई का एग्जाम लेना है, कांस्टेबल का एग्जाम लेना है, तो जरूर पढ़िए। साम दाम दंड भेद जिस नीति को कहते हैं ना, कि पूरा जोर लगा दो, पर बनना एसआई है या कांस्टेबल, जो भी आप बनना चाहते हैं। बाबा एटॉमिक्स रिसर्च सेंटर ट्रोम्बे महाराष्ट्र बिल्कुल सही है। सार जो कि सेंटर हरिकोटा के अंदर आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल सही। सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी ये चंडीगढ़ में है, बिल्कुल सही। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये बेंगलोर में नहीं है, ये केरला में है। कहाँ पे है ये? और केरला में, और केरला में भी त्रिवेंद्रपुरम में। केरला की जो कैपिटल है त्रिवेंद्रपुरम, वहां पे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर बना हुआ है। Out of the following, which contributes the minimum amount to the government's tax revenue? जो इकोनॉमी में आप टैक्स स्ट्रक्चर पढ़ते हो, उसमें आपने बहुत सारे टैक्स देखे, सेंट्रल एक्साइज, आपने अभी तो जीएसटी भी पढ़ लिया होगा, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। तो इसमें सबसे कम, इस ऑप्शंस में जो दिए हुए हैं, सबसे कम हमारे इंडियन नेशनल इनकम के अंदर, या हम बोलेंगे हमारे टैक्स रेवेन्यू जो हमें आया है, रिसीव किया है हमने, उसमें सबसे कम मार्जिन किसका है? तो वहां पे आंसर हो जाएगा वेल्थ टैक्स, जो कि प्रॉपर्टी पे लगता है। आपके पास जितनी वेल्थ है उस पे टैक्स लगेगा। और ऐसा इसके अंदर बहुत सारा घोटाला वगैरह होता रहता है, छुपाए जाते हैं कागज, इसलिए नहीं मिल पाता। एक्साइज और कस्टम, एक्साइज जो लगता है ये एक्सपोर्ट पे लगेगा, इंडिया से कुछ भी चीज एक्सपोर्ट हो रही होगी, और कस्टम जो है इंपोर्ट पे लगता है। और ये जो है ना इनकम टैक्स, ये एक डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है ये। इज इट क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे वेल्थ टैक्स बहुत कम मार्जिन में सहयोग करता है हमारे टैक्स रेवेन्यू में। क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज? आपसे क्वेश्चन पूछा है कि क्योटो प्रोटोकॉल, आपने जो टर्म दी हुई है, ये किससे एसोसिएटेड है? तो क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये क्या है? ये आपका ग्रीन हाउस गैसेस को लेके था। क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम आ रही है। 1997 में क्योटो जगह है कहां पे? जापान में। क्योटो जगह है आपकी जापान में, और यहां पे क्या हुआ बेटा? यहां पे एक समिट हुई, और जिसमें बात की कि ग्रीन हाउस गैसेस की जो लिबरेशन है, जो रिलीजिंग है, उसको कम करना है, क्योंकि इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो यहां पे एनवायरमेंट का इशू है। नेक्स्ट, अ थर्मोस्टेट इज ए डिवाइस फॉर। ये जो थर्मोस्टेट डिवाइस है, ये जो थर्मोस्टेट डिवाइस है, इसका काम क्या है? थर्मोस्टेट नाम से पता लगा, थर्मो यानी आपका है टेम्परेचर, यहां पे बात हो रही है टेम्परेचर, तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, रेगुलेटिंग द टेम्परेचर। अब ये क्या होता है एग्जैक्टली? ये इंजीनियरिंग में बहुत काम आता है। मैं जो कंपनीज हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री हैं जो, वहाँ पे यूज़ करा जाता है। इसका मतलब होता है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, और फिर एक्सपेरिमेंट जो भी कर रहे हैं वो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्मोस्टेट का मतलब, स्टेट मीन्स रोकना यानी रेस्ट, और थर्मो मीन्स टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का रेगुलेशन जो है थर्मोस्टेट करता है। नेक्स्ट, विच इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप? लक्षद्वीप आइलैंड की कैपिटल क्या है? कैपिटल जो है लक्षद्वीप की वो है कवरत्ती। क्या है जी? कवरत्ती। कोहिमा नहीं है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार, पुडुचेरी की ही है, तो यहां पे आंसर हो जाएगा कवरत्ती। क्लियर है? तो कवरत्ती इज कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। नेक्स्ट, हाउ मेनी एनिमल्स आर सीन इन इंडियाज नेशनल एम्बलम? भारत का जो नेशनल एम्बलम है, जो हमने यूपी के सारनाथ से लिया है, ठीक है, अशोक का स्तंभ, मतलब नेशनल एम्बलम जो है अशोक का ही पिलर लिया हुआ है हमने, उनका जो स्कल्पचर है उसे उठाया गया है, और उसे ही हम यूज करते हैं, जिसके ऊपर सत्यमेव जयते आपने देखा होगा लिखा होता है। उसमें 4 शेर हैं, आपको पता है, यानी हमारे पास वहां पे लोयन है, बुल है,
ठीक है, हॉर्स है और एलिफेंट है। तो कितने जानवर हो गए इसमें? इसमें ये 4 जानवरों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर एवरीवन? लॉइन, बुल, हॉर्सेस, एलिफेंट। नेक्स्ट 4 लॉइन है, दिखते हमें 3 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हड़प्पन साइट? इनमें से कौन सी साइट हड़प्पा की सिविलाइजेशन की साइट नहीं है? आपको पता है कि 3500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक रूरल प्लस मैच्योर फेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो कालीबंगा राजस्थान में ये तो हड़प्पन साइट है, रोपड़ पंजाब हड़प्पन साइट है, लोथल गुजरात हड़प्पन साइट है, कपूरथला इज नॉट अ हड़प्पन साइट। यहां पे हड़प्पा सिविलाइजेशन फ्लोरिश नहीं हुई थी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कालीबंगा काली चूड़ियों के लिए फेमस है, रोपड़ राइस चावल वगैरह ये सब मिला, लोथल जो है इसको कपल ब्यूरेल के, यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ को साथ में दफनाया जाता था इस तरह के, और राइस भी मिला है यहाँ पे। और दूसरा ये एकमात्र पोर्ट सिटी थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, एकमात्र पोर्ट सिटी जो रन ऑफ कच्छ के पास में है, गल्फ ऑफ खंबात के आसपास, ठीक है। नेक्स्ट, द वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस कॉजिंग विंटर रेनफॉल इन नॉर्दर्न इंडिया ओरिजिनेट इन। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण भारत के जो नॉर्थ वेस्ट की एरिया की बात करूं, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, इन एरियाज में बारिश होती है विंटर में भी। सभी को पता है कि मानसून जो है जून से सितंबर 4 महीने रहता है, लेकिन विंटर में रेनफॉल होने के क्या कारण है? विंटर में इस जगह पे जो ये एरिया मैंने बताया पंजाब हरियाणा और दिल्ली का, यहाँ पे जो बारिश हो रही है मेडिटेरियन रीजन से कुछ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल विंड्स वहां से चल के भारत की तरफ आती हैं और नॉर्थ वेस्ट की तरफ आती हैं, और वहां पे मेडिटेरियन सी से ऊपर से आएंगे तो ह्यूमिडिटी भी लेके आएंगे तो बारिश करेंगे। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण यहाँ पे बारिश होती है। नेक्स्ट, इट टेक्स मच लॉन्गर टू कुक थिंग्स इन द हिल्स देन इन द प्लेन। मैं ये कह रहा हूं कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा है ना वो ये है कि हिली रीजन पे यहाँ पे कुक करना और एक यहाँ पे कुक करना, तो दोनों में, ये आपका प्लेन एरिया हो गया और ये हिल, तो ज़्यादा टाइम लगता है। सभी को पता है कि ज़्यादा टाइम हिली एरियाज़ पे खाने को पकाने में लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही आप हिली एरियाज़ में जाते हो टेम्परेचर आपका कम होना स्टार्ट हो जाता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होता है, क्योंकि वहाँ पे एयर जो एटमॉस्फेयर है वो कम होता रहता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होता रहेगा। और अगर प्रेशर कम हो गया तो प्रेशर कम होने से क्या होगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो भी रिड्यूस हो जाएगा, यानी वाटर यहाँ पे 90 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1500 और 2000 फीट के ऊपर मैं अगर बात करूं तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 90 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब पानी जल्दी उबलना स्टार्ट हो जाएगा, जो चीज़ हमने उसमें डाली है जो पकानी है वो नहीं पक पाएगी, तो इसका मतलब कुकिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है। तो ये आपका जो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द हिल्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज रेज्ड, बिल्कुल गलत है। वाटर बॉइलिंग पॉइंट तो घटेगा। इन द हिल्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लोअर देन इन द प्लेन्स एंड, यानी बिल्कुल सही, देयरफॉर वाटर बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। समझ में आया? 90 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो चीज जो हमने डाली है, जो हमने बनाना है, वो बॉईल नहीं हो पाएगी, वो पक नहीं पाएगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 34, अंडर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान व्हाट इज स्वान? स्वान क्या है? स्वान एक स्कीम थी। स्वान 2005 में एक आईटी की स्कीम है, 2005 में आई थी, 2005 के अंदर, जिसकी फुल फॉर्म है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। नाम से पता लग रहा है, आपको पता है लैन यानी लैन, मन और वन, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क बेसिकली स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और रूरल, इन तीनों के आईटी सेक्टर्स को कनेक्ट करना है, सिक्योर करना है, अच्छी प्राइवेसी देनी है और जोड़े रखना है पूरे गवर्नमेंट के सिस्टम्स को। तो इसीलिए स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क लेके आए 2005 के अंदर, जो कि एक नेशनल ई गवर्नेंस प्लान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज इलेक्टेड बाय। राज्यसभा का जो चेयरमैन है उसे कौन इलेक्ट करता है? बेटा एग्जैक्टली राज्यसभा का जो चेयरमैन है ना, उसके बारे में बोला जाता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट। तो देश का जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, जो भी आर्टिकल 63 में होता है, ये आर्टिकल 63 में वाइस प्रेसिडेंट है, और वाइस प्रेसिडेंट ये कह रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट जो भी इलेक्शन जीत के, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन जीत के आएगा, वो राज्यसभा का ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? चेयरमैन बन जाएगा। तो यहां पे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कैसे होते हैं? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ
सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग मेथड, ये मेथड है। जब आप जो थ्योरी में पढ़ेंगे, जब यहाँ पे पढ़ने आएंगे, तब आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है। फिलहाल हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो कौन इसके लिए वोट करता है, मतलब चेयरमैन के लिए कौन वोट करेगा, यानी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन वोट करता है? तो मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, बी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट लिखेंगे भी इलेक्टेड का मतलब क्या है। इलेक्टेड का मतलब होता है वही जो जनता के द्वारा इलेक्ट या एमएलए के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाने वाले उन्हें नॉमिनेटेड बोला जाता है। तो नॉमिनेटेड भी दिए जाते हैं, सारे वोट करते हैं इसमें। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सभी मेंबर वोट करते हैं, लोकसभा के भी और राज्यसभा के। एमएलए इसमें नहीं होता। तो अगर मैं बोलूं कि एमएलए, तो एमएलए इसमें नहीं वोट करेगा। एमएलए कहां वोट करेगा? इलेक्टेड एमएलए, इलेक्टेड एमपी ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड एमपी ऑफ राज्यसभा, ये सब आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, न कि वाइस प्रेसिडेंट। तो आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये थे आपके 35 क्वेश्चंस इस मॉक के। मॉक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितना भी हमारा फुल मॉक हमने करवाना है, अभी जो नेक्स्ट आपके जीके के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो करेंगे हरमन सर। तो यहीं पे आज इसको जो मेरी तरफ से जो मेरे को असाइन हुआ था कि आपका ये सेशन लेना है, तो ये मेरी तरफ से कंप्लीट होता है। बाकी का आगे का जो पोर्शन है वो हरमन सर कराएंगे। थैंक यू एवरीवन। हाँ जी, हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हरमनदीप सिंह एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस फर्दर क्वेश्चंस ऑफ जीके जो पंजाब पुलिस दे सब इंस्पैक्टर एग्जाम दे विच आए सी। ठीक है जी, तो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। The next question is scalding with steam is more severe than scalding by boiling water because of which of the following। ठीक है जी, पहला मैं करेक्ट आंसर दस देना, फिर आप उसकी एक्सप्लेनेशन दी भी गल करांगे। ठीक है जी, इसका करेक्ट आंसर की है? स्टीम कंटेन्स मोर एनर्जी दैन बॉइलिंग वाटर। कारण की है? देखो, स्टेट है जी चेंज होंगी है, लिक्विड तो गैशियस स्टेट, सॉलिड तो लिक्विड, लिक्विड तो गैशियस। इस तरीके नाल जे स्टेट एनर्जी प्रोवाइड करांगे, स्टेट चेंज होगी। ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ देखो ਭਾਵੇਂ ਸੇਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣ ਸਟੀਮ ਤੇ ਵਾਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਟੀਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ એનર્ਜੀ ਉਹ ਸਟੀਮ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਟੀਮ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵਾਟਰ ਤੋਂ, ਬੋਇਲਿੰਗ ਵਾਟਰ ਤੋਂ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, तो स्टीम बर्न्स आर मोर सीवियर देन बॉइलिंग वाटर बर्न्स। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर विल बी सी। The process responsible for enormous energy in the sun, we all know दो तरह के न्यूक्लियर रिएक्शन होंगे, एक नूं कहंदे फिशन रिएक्शन, एक नूं कहंदे फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है जी, फ्यूजन रिएक्शन दे विच फिशन दे नालों भी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होंदी है, तो सन दे विच इसे रिएक्शंस दे नाल एनर्जी है जिहड़ी प्रोड्यूस हो रही है। सो फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बी न्यूक्लियर फ्यूजन विल बी द करेक्ट आंसर, जिथे हाइड्रोजन एटम्स है जिहड़े हीलियम दे विच की हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। Who laid the foundation of अमृतसर सिटी? ठीक है जी, फोर्थ गुरु श्री गुरु रामदास जी ने फाउंडेशन रखी सी, जे सरोवर की गल करिए, ठीक है जी, उन्होंने दी फाउंडेशन रखी गई सी। पहला उस सिटी का नाम रामदासपुर सी, बाद दे विच जिहड़ा की हो गया अमृतसर हो गया। गोल्डन टैंपल उस जगह के उत्ते गुरु अर्जन देव जी वालों बनाया गया सी। तो द करेक्ट आंसर विल बी बी, गुरु रामदास जी। The boundary between India and Pakistan was demarcated by, जे आपां नूं पाकिस्तान ते हिंदुस्तान दी बॉर्डर दा नाम भी पता होवे, जे आपां हुण तां दो पहला तां ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान सी, नाउ वी हैव बांग्लादेश ऑन ईस्टर्न साइड एज वेल एज पाकिस्तान ऑन वेस्टर्न साइड। ठीक है जी, तो ये जी बाउंड्री है, एको ही बाउंड्री, ठीक है जी, क्रिल रेडक्लिफ वालों की गई सी। इसे लिए पाकिस्तान ते हिंदुस्तान की बाउंड्री नूं आपां रेडक्लिफ लाइन भी कह दिंदे आ। तो द करेक्ट आंसर विल बी क्रिल रेडक्लिफ। ठीक है जी, उम्मीद है तुहाडा क्वेश्चन सही होया होगा। When humidity is expressed as percentage, it is called, humidity नूं जदों percentage express करते हैं, तुसीं सिर्फ इन्ना याद रखना, is the correct answer relative humidity है, B is the correct answer। relative humidity हुंदा की है, जिन्नी humidity है मैं उन्हें absolute humidity कह दिना। ठीक है जी, ते जिन्नी maximum possible है इन्हां दी जो डिवीजन कर लैंने आ ते परसेंटेज कढ़ लैंने आ, उसनूं आपां रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहने। मान लो कि एयर दे विच ह्यूमिडिटी मैक्सिमम कितनी पॉसिबल है, मान लो 100 वेपर्स पॉसिबल है। ठीक है जी, 100 इज द नंबर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी दे विच। ठीक है जी, तो हैगी कितनी है? 50 है। ठीक है जी, तो मतलब 50 हैगी है, मैक्सिमम 100 पॉसिबल है। ठीक है जी, तो इन्होंने डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे, तो अपने को की आ जाऊगी परसेंटेज आ जाऊगी भी कितनी परसेंटेज है जिन्नी हो सकती है वो कंपेरेटिवली। तो करेक्ट आंसर विल बी बी रिलेटिव ह्यूमिडिटी।
Which of the following rivers falls into Arabian Sea? India ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ Bay of Bengal ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ Arabian Sea ਹੈ. Most of the rivers fall in the Bay of Bengal, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋਪ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ Bay of Bengal ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ. ਤੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੈਨਿਨਸੂਲਰ ਰਿਵਰਸ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕਵੇਰੀ, ਗੋਦਾਵਰੀ, except ਨਰਮਦਾ, all of them fall in Bay of Bengal. only ਨਰਮਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਉਹ ਅਰੇਬੀਅਨ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਪੀ also falls in Arabian Sea as well as ਇੰਡਸ. ਚਲੋ ਪੈਨਿਨਸੂਲਰ ਰਿਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ. The stones formed in human kidney consist mostly of, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਲੇਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਆਕਸਲੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਬਾਈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਲੇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਫੇਟ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਲੇਟ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ specifically in the urine, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, in comparison to the liquid, ਉਦੋਂ kidney stones and most common kind of kidney stones ਨੂੰ ਆਪਾਂ calcium oxalate ਕਹਿੰਦੇ ਆ. तो correct answer will be D, calcium oxalate. Who proposed the preamble before the drafting committee of Constitution of India? preamble ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ. ਇਸ preamble ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਹੋ ਗਿਆ. ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, preamble ਕਿਹੜੀ amendment ਦੇ ਨਾਲ amend ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? 42nd amendment ਦੇ ਨਾਲ later on preamble amend ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ socialist, secular, integrity words ਹੈ ਜਿਹੜੇ introduce ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ. ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ. ਤਾਂ A is the correct answer. Which hurricane has recently caused massive damage in Haiti? ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਾਇਤੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਰਮਾ ਹਰੀਕੇਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਮੈਥਿਊ ਸੀਗਾ. ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਰਾਊਂਡ 2.1 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਘਰ ਤੋਂ ਹੱਥੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ. ਦੀ ਅਬਾਊਟ 2.1 ਮਿਲੀਅਨ ਪੀਪਲ ਵਰ ਅਫੈਕਟਡ ਬਾਈ ਹਰੀਕੇਨ ਮੈਥਿਊ. ਕੈਰੀਬੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਹਾਇਤੀ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. The term PVC used in plastic industry stands for, ठीक है जी, तो polyvinyl chloride polymerization ਨਾਲ by the process of polymerization PVC ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. It is a polymer basically, ठीक है जी, and it is formed by process of polymerization. ठीक है जी, तो वर्ल्ड ਦਾ 3rd ਲਾਰਜੈਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ. Some of the measures suggested to curtail inflation are, inflation ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ. ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੈ. ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲੋਂ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ. ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਘਟਾ ਸਕੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੂਰ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜੂਗੀ. ਠੀਕ, ਤੋ ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਸਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਘਟਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਘਟ ਜੂਗਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜੂਗੀ. ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ. ਮੋਪਿੰਗ ਅਪ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਥਰੂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸੇਵਿੰਗ, ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦੇਣਾ. ਠੀਕ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੋਪਿੰਗ ਅਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ. ਠੀਕ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੋਪ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ. ਸਟਰੈਂਥਨਿੰਗ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ 1 and 2 ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਟਰੈਂਥਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰਨਾ. ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਟੈਲਸ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਕੁਝ ਵੀ. ਤਾਂ 1 and 2 ਆਰ ਦ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰਸ. ਆਪਸ਼ਨ C ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ. Which of the following Indian state has the highest forest cover? तो first is मध्य प्रदेश and उस तो बाद अरुणाचल प्रदेश आउंदा and उस तो बाद छत्तीसगढ़ आउंदा. तो correct answer will be मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश in India has highest forest cover. The famous bronze figurine Nataraja belonging to Chola period depicts which Hindu deity? ठीक है जी, very famous deity that is Nataraja. ठीक है जी, चोला period दी है. एंड खास गल की है, ये ਜਿਹੜੀ ਸਕਲਪਚਰ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਟੋਲ ਕਰਕੇ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਸਟੋਲ ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ. ਦੈਨ ਇਟ ਵਾਸ ਬ੍ਰੌਟ ਬੈਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ. ਠੀਕ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਡਾਇਟੀ ਸ਼ੋਨ ਇਜ਼ ਸ਼ਿਵਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਿਵਾ ਦੇ ਜਿਸ ਪੋਸਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰਸ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਪਰ ਹੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਮਰੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਰਨਲ ਫਾਇਰ ਹੈ. ਡਮਰੂ ਸਿਗਨੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ, ਸਿਗਨੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਿਵਾ ਵੱਲੋਂ। ਇਟਰਨਲ ਫਾਇਰ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਿਗਨੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰ ਦੈਨ 2 ਹੈਂਡਸ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਆ। ਲੋਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡ ਆ ਉਹ ਅਭੇ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੈਨਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਖੜੇ ਕਿਸ ਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਤੇ ਖੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਜਾਂ ਈਗੋ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ। तो बहुत सारे फीचर्स है, वेरी वेरी पॉपुलर क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। तो शिवा इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Which Indian state has borders with 3 countries namely Nepal, Bhutan, China? तो सिक्किम इज द स्टेट जिस दियां तिन्ने कंट्रीज दे नाल बॉर्डर लगदी हैं, ठीक है जी। चाइना कह लो या तिब्बत लिखिया हुंदा, तिब्बत वी डू नॉट रिकॉग्नाइज एज कंट्री बिकॉज अकॉर्डिंग टू वन चाइना पॉलिसी, चाइना कहता कि जिहड़ा तिब्बत नूं अलग कंट्री मनूंगा साडे उहदे नाल रिलेशनस नहीं होणगे, एंड वी आल्सो से कि इट इज़ चाइना नॉट तिब्बत, ठीक। तो चाइना दे नाल सिक्किम दी बॉर्डर ऑब्वियसली शेयर है, भावें वो तिब्बत रीजन ही क्यों ना होवे, ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर विल बी डी, सिक्किम। The Nobel Prize for Literature has recently been awarded to, उस टाइम ते Nobel Prize for Literature बॉब डिलन ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, अमेरिकन पोएट ने बॉब डिलन, ठीक है जी। तो बॉब डिलन is the correct answer because he got Nobel Prize in 2016 for the literature। The headquarters of BRICS are, BRICS की है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन्हां दी मिल के एक ग्रुपिंग है, टैक्नीकली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बस ये एनुअल समिट दे नाल ही मिलते हैं, हर साल इन्हां दी मीटिंग हुंदी है, तो उस मीटिंग नूं आपां ब्रिक्स मीटिंग कह दिंदे हैं, ठीक है जी। तो करैक्ट आंसर इज ए, शंघाई, ठीक है जी। पहली मीटिंग रशिया दे विच होई सी, लेकिन हैडकुआटर्स आपां शंघाई इस दे की ने हैडकुआटर्स। हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स पंजाब शेयर्स इट्स बॉर्डर? तो पंजाब 4 स्टेट्स दे नाल बॉर्डर शेयर करता है, नेमली राजस्थान दे नाल बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है जी। उस टाइम ते जो क्वेश्चन सी उस टाइम 4 सी, हिमाचल नाल बॉर्डर शेयर करता है, इट आल्सो शेयर्स बॉर्डर विद जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है जी। इट आल्सो शेयर्स बॉर्डर्स विद हरियाणा, ठीक है जी। जम्मू एंड कश्मीर क्योंकि हुण यूटी बना दिता गया फॉर टाइम बिंग, तो आंसर अज दे दिनां दे विच 3 कवांगे आपां, बट उस टाइम ते आंसर इसदा की होगा 4 आंसर होगा, क्योंकि उस टाइम ते जम्मू एंड कश्मीर एक अलग की सी स्टेट सी। Which of the following is incorrectly matched? ब्रह्मो समाज राजा राम मनोहर राय बिल्कुल सही है, आर्या समाज स्वामी दयानंद सरस्वती बिल्कुल सही है, यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी विवान डिरोजियो सही है, प्रार्थना समाज ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ए ऑप्शन गलत है, दैट इज वाई दिस विल बी द करेक्ट आंसर। गलत क्यों है? प्रार्थना समाज वॉज फाउंडेड बाय आत्माराम पांडुरंग, ठीक, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज फाउंड किया सी, नॉट ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का ज़्यादा रोल विडो रीमैरिज के फेवर के वर्क करने के लिए है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following schedules in the constitutions are incorrectly matched? Schedule 7 union list state list बिल्कुल सही है, Schedule 8 languages बिल्कुल सही है, Schedule 10 ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ disqualification और defection बिल्कुल सही है, Schedule 11 land reforms गलत है, Schedule 11 contains पंचायती राज institutions ਦੇ subject, ठीक है जी। तो PRIs are created not land reforms, तो incorrect पूछा गया है, तो D will be the correct answer of this question। Which is the currency of Bangladesh? Very very easy, बांग्लादेशी टका जिन्हों कह देने हैं, ठीक है जी। A is the correct answer, बांग्लादेशी टका is the currency of Bangladesh। Which of the following characters hit 6 sixes of an over? मैंने लगता नहीं ये क्वेश्चन किसी ਨੂੰ ਵੀ नहीं आਉਂਦਾ होगा। युवराज सिंह was the person जिन्हों ने एक ओवर ਦੇ 6 छक्के मारे सी, ठीक है जी। तो B युवराज सिंह। Which of the following is a bulwark of personal freedom? Personal freedom article 21 life and personal liberty, जे कोई किसी ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਲੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ obviously ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਹੈਂਪਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਊਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਰਿਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਿਟ ਆਫ ਹਿਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦ ਬੋਡੀ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਅਸ, to produce the body here, ठीक है, that is the bulwark of personal freedom। सुप्रीम कोर्ट इस रिट के थ्रू कहूगी अथॉरिटीज़ ਨੂੰ कि इंसान मेरे सामने हाजिर करो तो necessary कार्रवाई फिर की जाऊगी। Which of the following is not correctly matched? हॉकी सुनील छेत्री, मैंने लगता नहीं अगे जाने की जरूरत भी है, हॉकी एंड सुनील छेत्री मैच नहीं करते। सुनील छेत्री इज अ legendary player of India for the in the football, so hockey is not related to Sunil Chhetri, so A will be the answer because that is not correctly matched।
Reserve Bank of India acts as bankers bank. This would imply what of the following? Banks ਦੇ deposits RBI ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। CRR ਦੇ deposits bank RBI ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। RBI lends funds to commercial banks in times of need, very right। repo rate facility ਦੇ ਤਹਿਤ RBI banks ਨੂੰ ਪੈਸਾ lend ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ short term ਦੇ ਲਈ। RBI advises commercial banks on monetary matters, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ RBI ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਠੀਕ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। So this option is also right. So all the three options, that is 1, 2, 3 are correct in this regard. Who administers the oath of office to the president? Office president ਨੂੰ office ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ oath ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ, constitution ਦੀ oath ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ, ਤੇ ਇਹ oath ਦਿਲਵਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? The Chief Justice of India, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Chief Justice of India administers oath to President of India, not Prime Minister, not Vice President, not Army Commander. What are open market operations? Monetary policy ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਟੂਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? open market operations। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? sale and purchase of government securities ਨੂੰ by the RBI ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? liquidity ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ RBI government securities ਨੂੰ sell ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, buy ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। in this regard तो trading in securities by RBI is the correct answer। SEBI registered brokers, issue of gilt edged securities by government, sale of shares by FIIs, not right answer। Radiocarbon dating is a technique used to estimate age of। Radiocarbon dating basically carbon 14 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਆਈਸੋਟੋਪ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੇਡੀਓਕਾਰਬਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਫ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਦ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਏਜ ਆਫ ਫੋਸਿਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਫੋਸਿਲਸ ਦੀ ਏਜ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੇਡੀਓਕਾਰਬਨ ਡੇਟਿੰਗ। ਤਾਂ C ਇਜ਼ ਦ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੂਮਨ ਇਨ ਵਰਕਫੋਰਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼। ਵੂਮਨ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਰੇਟ, ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ ਦ ਸਰਵੇ ਕੰਡਕਟਡ ਬਾਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਫਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਵੇ ਦੇ ਥਰੂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੂਮਨ ਦੀ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 25% ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। Which of the following is incorrectly matched? Growth hormone, pineal gland, bile, liver, insulin, pancreas, estrogen, ovary. All the three are correct। Growth hormone ਕਿਹੜਾ? Growth hormone is basically released by pituitary gland, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। pituitary gland is responsible for growth hormone ਜਿਹੜਾ height, muscle growth, bones ਦੀ growth ਤੇ depend ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ pituitary gland which is present in the part of brain ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ pineal gland is wrong, तो A incorrectly ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, तो A will be the correct answer, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। so this is correct, this will be the option for us। so this is all from my side। I hope ਤੁਹਾਡੇ GK ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਹੀ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। level was not bit hard, medium level ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ everyone, thanks for your participation।